बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज रात का एक खबर सामने आई कि पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की लाहौर में रायविंड रहायशगाह की 127 कनाल जमीन का इंतकाल जो है वो मनसूख कर दिया है और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीन का इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम भी कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहायशगाह के लिए जमीन फ्रॉड से खरीदी गई। जो दस्तावेजात जारी की गई इनके मुताबिक 1989 में लाहौर की तहसील रायविंड के मोजामांग की 600 कनाल जगह वहीदा नामी खातून के नाम पर मुंतकिल की गई। खातून ने 600 कनाल जगह मुख्तलिफ अफराद के हाथों जो है वो फरोख्त की, जिनमें 1992 और 93 में 200 कनाल जगह शरीफ फैमिली को बेची गई। इस दौरान 600 कनाल जगह के जाली इंतकाल पर वहीदा खातून के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक मुकदमा भी दायर किया गया। इल्जाम आयद ये किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने की हैसियत से नवाज शरीफ उस जगह की कानूनी पोजीशन से बाखूबी आगाह थे उस वक्त, लेकिन फिर शरीफ खानदान ने ही ये जगह कौड़ियों के भाव खरीद ली और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस हवाले से कायम करदा मुकदमे पर भी असरअंदाज हुए और फिर 13 अप्रैल 2021 को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जगह का रिकॉर्ड ना होने के बायस 600 कनाल पर मुहित इस अलॉटमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया गया और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इस जगह की मलकियत हासिल करने की हिदायत भी की गई। इस हवाले से जराये का यह भी कहना है कि रायविंड फार्म हाउस का 200 कनाल का ये रकबा मियां अब्बास शरीफ मरहूम की रिहायशगाह और घर के जो मरकजी हिस्सा है, मरकजी जो दरवाजा है उस पर मुहित है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूख की गई अराजी शरीफ खानदान के घर का मरकजी हिस्सा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि शरीफ खानदान ने औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी हवाले से गुज़श्ता रात खबरें सामने आती रही कि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त इस जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है और पंजाब हुकूमत ने रायविंड में जमीन मनसूखी का ये सारा अमल खुफिया रखा हुआ है। इस खबर के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान की जानिब से पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर लाहौर की अदालत से हुक्म इम्तना मांगा गया और लाहौर की सिविल अदालत ने दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली। 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन को मुतलका रिकॉर्ड समेत तलब भी कर लिया और पंजाब हुकूमत को किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया है। इस पेशरफ के बाद हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात में एकदम से तेजी आ रही है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस इकदाम की शदीद मजम्मत की जा रही है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और हुकूमत पर संगीन किस्म के इल्जामात जो है वो आयद किए हैं। उनका यह कहना था कि दबाव डालकर रातों रात दस्तावेज में तब्दीली की गई। इमरान खान की सरपरस्ती में मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने यह सारा मंसूबा बनाया कि रायविंड का घर गिराया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमले से गन पॉइंट पर रिकॉर्ड तब्दील करवाया गया और प्राइवेट लैंड को स्टेट लैंड करार दिया गया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि रायविंड की तमाम अराजी 1992 से शरीफ खानदान की मलकियत है। ये लोग घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। शरीफ फैमिली को या वहां के मकीनों को कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया। बदमाश टोले का फोकस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रायविंड में शरीफ खानदान का घर है। जरूरत है तो इमरान खान का जाती उम्रा का घर गिरा कर दिखाएं। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया, इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने फोर्जरी की और इस रिकॉर्ड को बदलवा कर इन्होंने प्लान बनाया। इसी तरह आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर, उनको प्रेशराइज करके गन पॉइंट के ऊपर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपने फैसला करवा लिया। आपने उन पटवारियों से रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। आपने स्टेट लैंड को रायविंड के लैंड का हिस्सा बनाया, प्राइवेट लैंड। इमरान खान, बुग़्ज़े नवाज और शहबाज जब नैब से फारिग, झूठे इल्जामात का बयानिया तबाह, जब दूसरों को सजाए मौत की चक्कियों में रख लिया, फिर भी वो सुर्खरू हुए। जब झूठे इल्जामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, तमाम रिकॉर्ड है। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की, ये आपको बताया जा रहा है। और इसी हवाले से शहजाद अकबर साहब ने भी जो है वो बयान दिया है और उसके बाद शहबाज गिल साहब का ट्वीट भी हमारे सामने। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या वाकई ये किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई है? पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है मुसर्रत साहिबा, घर को गिराने के मंसूबे का जो इंकशाफ सामने आया, इस पर तो बड़ी तनकीद हो रही है कि अब जो आप लोगों की हुकूमत है इस नहज पर पहुंच गई है कि अब मुखालिफिन के घर गिराने तक की जो है वो नौबत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया।
देखिए, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगी कि जो 600 कनाल की अराजी है, आप भी समझदार हैं कि वहीदा नामी एक खातून, और वो क्या इतना इन्फ्लुएंस रखती थी कि उनके नाम पे 600 कनाल की अराजी, वो भी औकाफ की, वो अलॉट हो गई। फिर वो उसका ना कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, और फिर बहरहाल वो वहीदा नामी खातून जो भी थी वो बेगम शमीम नहीं थी, इनके नाम पे उसका इंतकाल का होना और इनका बरसरे इक्तदार होना, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को समझ ना आए। आम और कम अकल लोगों को भी ये बात कहानी समझ आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी का घर गिराना, तो मुखालिफिन का घर गिराना इस वाले मौकफ के ऊपर। मुझे ये बताएं आयशा, फिर वो जो एक रेडी वाला और गरीब लाचार अवाम जो ये जो रेलवे की जो क्वार्टर्स वगैरह के अंदर भी रहते हैं, फिर हमने पूरे मुल्क के अंदर जो एक इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट हमने जो एक ड्राइव शुरू में भी की थी और अभी तक वो जारी और सारी है, क्या कोई भी हुकूमत फिर ये इस्तेहकाक रखती है कि हम उनके खिलाफ ये जो नजायज तजावुजात कह के, तो आप एक जो जिन्होंने आगे रोड का कुछ एरिया अपने कारोबार में शामिल किया होता है, कोई थड़े बना के गली मोहल्लों में ऐड किया होता है, तो देखें अगर आपने इस मुल्क को फेयर फ्री करना है कब्जा माफिया से, तो फिर हमें ये डिसाइड करना होगा एज ए गवर्नमेंट, ये मैं अपने आप से भी सवाल कर रही हूँ और मीडिया के आगे भी ये रख रही हूँ, कि फिर वो कब्जा जो चंद कनाल पे हो, वो बेवा यतीम औरतें, मेरे अपने हलके में जब ये ड्राइव चल रही थी और मेरे उस वक्त बल्कि मैं आपके और आपके हस्बैंड के साथ ईद शो में थी, आपको याद होगा, तो मुझे बार बार उठ के जाना पड़ रहा था कि वो बेवा खातून रेलवे के अंदर, वो पता नहीं कितने सालों से मुकीम थी, बेचारी ने किससे वो लिया था, लेकिन जब हमारी ये ड्राइव चल रही थी और मेरी किसी ने नहीं सुनी, बिकॉज अगर, और वो जबकि वो हक पे भी थी, तो फिर मुझे ये बताएं कि 600 कनाल, 1000 कनाल, 500 एकड़ के जो काबिज लोग हैं, इसका मतलब ये है कि वो इन सारे कवानीन से उनके अथॉरिटी है, बिकॉज वो तो एक रूलिंग एलीट है, वो तो किसी भी औकाफ की जमीन हो, गवर्नमेंट की जमीन हो, गरीब की जमीन हो, अपने फ्रंट मैन के थ्रू बंदे मरवा के ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लॉट पे कब्जा करना वो जायज है, तो फिर इनको चाहिए, मैं कंप्लीट कर लूं आयशा, ठीक है आयशा, इनको चाहिए कि ये फिर इस तरह की कानून साजी कर लेते ना, जब ये थे, जब ये हुकूमत में थे, 2/3 मेजॉरिटी भी थी, तो फिर ये इस तरह की एक लीगल एक वो ले लेते, क्योंकि कानून में तो आज भी जो आपका कानून है जो पड़ा हुआ है कहीं, जिसको आपने अपने घर की जाति उम्रा की लौंडी बांदी बनाया हुआ था, वो तो इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहब, मैं यही कहना चाह रही थी कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर निचली सतह पे हो रही है तो ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन इल्जाम ये लग रहा है कि जाली कागजात बनवाए जा रहे हैं, वो भी गन पॉइंट के ऊपर महकमा माल और दीगर मुतल्लिका इदारों से, तो इस पर क्या कहेंगी आप? आयशा ऐसा हरगिज नहीं है, और मैं अर्ज करूं कि हम इस तरह की किसी किस्म की जो गंदी पॉलिटिक्स इन्होंने की थी ना, खाली लफाजी की और ड्रामेटाइज करने की और सिर्फ एक विक्टिमाइज करने की, हम उस पर बिलीव ही नहीं करते। हमने जो आपके मुल्क का कानून और आइन आपको इजाजत देता है, हमने भी वही परमिशन लेनी है, और हमारा ये हक है और हमारा ये फर्ज भी है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मैंडेट इस चीज का है, और अगर हमें चाहे हम अगली दफा आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 साल हम उस मैंडेट को हलाल करके जाएंगे जो हमें अवाम ने हमारे पे ट्रस्ट करके दिया। और वो मैंडेट क्या है, मैं दोबारा अर्ज कर देती हूँ कि इस मुल्क को कब्जा माफिया से वागुजार कराना, जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं बिजनेस की शक्ल में, देखिए हुआ क्या, इस मुल्क में रूल करने वाले और जो बिजनेस करने वाले वो एक हो गए, वो शेयर होल्डर हो गए तमाम बड़े बिजनेसेस के, और फिर उन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, जो जिसकी जितनी लाठी लंबी थी वो उतनी उसकी भैंस उसने कर ली। लेकिन अब आगे अगर हमने मुल्क को ठीक करना है तो ये हो नहीं सकता, और अगर हमने ये डरना है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए, अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए मुसर्रत साहिबा, अगर मान भी लिया जाए, अगर पंजाब हुकूमत को ये पता चल भी गया था कि ये जमीन खरीदारी में कोई 2 नंबरी है या फ्रॉड है, एक और जो तनकीद आप लोगों के ऊपर आ रही है वो ये कि आपने इस तमाम कार्रवाई को बहुत ज्यादा खुफिया रखा, जैसे कि हुकूमत ये चाह रही थी कि ये इनके घर को जो है वो गिराना ही गिराना है। ये भी एक तनकीद है कि आपको बताना तो चाहिए था कम से कम, जो लोग वहां पर रह रहे थे, कोई वार्निंग होती है। जी आयशा, ये झूठ पे मबनी, ये एक मोहतरमा इन्होंने एक अपनी गुलाम नस्ल दर नस्ल जो गुलाम है उनकी, मैं अर्ज करूं कि वो आके जो भी धमकियां धौंस ये जाके किसी और को दे,
کہ یہ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ کوئی آ نہیں سکتا. دیکھیں قانون تو آئے گا, اور اگر اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے تو پھر سب کو اس کے آگے تابع ہونا پڑے گا, ورنہ یہ غریبوں کی جیلیں ہم نے کیوں پڑی ہوئی ہیں, ورنہ ہم ایک ریڈی والے کا کیوں اٹھاتے ہیں جا کے الٹا دیتے ہیں. میں عرض کر رہی ہوں جی خفیہ کیسے رکھا, ان کا جو فرنٹ مین ہے جو ان کے بہاف پہ آپریٹ کرتا ہے, کھوکھر برادران, ہم تو لگے ہوئے ہیں, وی آر آن اٹ. لیکن دیکھیں ہم جب تک ہم پورا ایک پیپر ورک, ایک پورا ایویڈنس اس کے بغیر اگر ہم کریں گے تو پھر وہی ایک ٹوپی سستی شہرت اور وہ پتھر لے کے پہنچ جاتی ہے جو اداروں کے اوپر اٹیک کرنے. اور یہ جو دیکھیں اس ملک میں ڈیموکریسی آ گئی ہے, ان کو سمجھنا پڑے گا سلطنت شریفیہ ختم ہو گئی ہے, وہ جو زمانہ تھا وہ چلا گیا. اس کو جتنا جلدی یہ لوگ مان لیں گے ان کے لیے اچھا ہوگا. میں عرض کر لوں نا, دیکھیں کھوکھر برادران کون ہے, وہ ان کے آپریٹر ہیں, وہ 20% کے شیئر ہولڈر ہیں قبضہ میں, 80% کی مریم اس کے ابا جی اور ان کا پورا خاندان ہے, اور یہی ان کے بہاف پہ ایگزیکیوٹ کر کے the biggest قبضہ مافیا اس شریف خاندان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ترجمان پنجاب حکومت میرے ساتھ موجود تھی. وہ خفیہ والا جو ایک پوائنٹ تھا اس کا جواب ابھی بھی نہیں مل سکا. زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گشکوری صاحب, یہ زمین جو ہے وہ شمیم بیگم کے نام سے پنجاب حکومت کے نام پر منتقل ہو جاتی ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی خاص وجہ تھی کہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا, جو وہاں پر رہائش پذیر لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا گیا؟ ایسا دیکھیں, جو میری معلومات ہیں, کیونکہ یہ اتنے بڑے لیول پہ تحقیقات ہو رہی تھی کہ آیا کہ جو جاتی عمرہ کی زمین ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, اس کی جو قانونی پہلو ہے وہ ٹھیک تھا نہیں تھا. کیونکہ جس طرح رائیونڈ میں 1580 کنال مجموعی طور پر یہ زمین ہے جس میں شریف خاندان پورا مقیم ہے. اس کی تحقیقات کچھ مہینے پہلے شروع کی گئی تھی, اور جو ڈاکومنٹ اب تک میں نے دیکھے ہیں اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو لینڈ ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب کا اور پنجاب حکومت کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, ضلعی انتظامیہ تھی, ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا, یہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا یہ کیسے لینڈ کب ٹرانسفر کی گئی. اور اس کا سلسلہ جو ابتدائی رپورٹ مانگی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1941 سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر 1965 میں مجموعی طور پر جو موضوع مارک ہے اس میں یہ 15,000 سے زیادہ کنال زمین ایک ہی کھاتے میں آتی ہے. اور پھر 1989 میں جس کا ابھی یہ ذکر سامنے آ رہا ہے, جو ڈاکومنٹیشن بتا رہی ہے کہ وحیدہ بیگم نامی یہ خاتون تھی, اور محکمہ اوقاف جو تھا ایکس ایویکو پنجاب کا, اس کی زمین اس کو ٹرانسفر کی گئی. وحیدہ بیگم کون ہے؟ پنجاب حکومت کی فائنڈنگ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جس طرح فرنٹ مین ہوتے ہیں کسی کے, یہ اس کو اس لیے زمین ٹرانسفر کروائی گئی تھی. اور اس کے بعد 1992-93 میں اور پھر 1996 میں پھر شمیم بیگم نے کچھ زمین کا حصہ یہاں سے خریدا, اور پھر 2004 میں اس کی کچھ فائنڈنگ سامنے آئی, کچھ اور لینڈ پرچیز کی گئی اسی کھاتے سے. پھر آخری بار 2015 میں یہ پرچیز کی گئی. تو یہ وہ ساری تحقیقات تھی جس کی وہ پہلے ڈاکومنٹیشن حاصل کرنا چاہ رہے تھے, جس میں اگر آپ ایک ڈاکومنٹ دیکھیں جس میں جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا گشور صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ کچھ الزامات اس طرح کے بھی سامنے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ راتوں رات اٹھایا گیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو کہا کہ گن پوائنٹ پر جو ہے وہ ان سے یہ سب کروایا گیا. تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کے علم میں کوئی اس طرح کی چیز ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کمپلین سامنے آئی ہے کہ یہ ہوا ہے؟ لوگ ہیں جس طرح ڈپٹی کمشنر ہیں یا پھر چیف کمشنر سیٹلمنٹ ہیں جو وہاں کے ذرائع ہیں, میں کیونکہ اس خبر پہ تقریباً 11-12 دن سے کام کر رہا تھا, میں مانیٹر کر رہا تھا کہ جیسے ہی یہ پروسیس ہو, کینسلیشن ہو اور سٹوری جو ہے وہ بالکل تیار ہو تب اس سٹوری کو بریک کیا جائے. تو پچھلی رات جو رات گزری ہے, یہ والی نہیں, اس سے پہلی والی رات کو انتقال کینسل کر کے پنجاب حکومت کے نام پہ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ پاسبلٹی ممکنہ طور پر ہوتی ہے کہ جب زمین پنجاب حکومت کی ہو گئی اور وہ جاتی عمرہ میں 127 کنال ہے, وہ کسی بھی وقت ریکور کی جا سکتی ہے. کیونکہ اگلا یہ 3 زاویے ہیں عائشہ, دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے نیب میں 1500 کنال کا ایک کیس چل رہا ہے اسی جاتی عمرہ کا, جس میں آج چیمہ اور دوسرے لوگ مبینہ طور پر ملوث ہیں.
ये केस चल रहा है। और दूसरा अभी ये नया केस है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था, महकमा माल जो पंजाब का है, और अब क्योंकि ये रिकवरी 127 कनाल की और अभी तहकीकात इसकी जारी हैं भी सही, और 127 कनाल को रिकवर बहुत करना शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और सीनियर सहाफी जाहिद गशकोरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम जो खबर है उस पर हमें अंदर की खबर दे रहे थे जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहाँ पर एक जराइम पेशा जो गैंग है वो ऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और आखिर इस तरह की जगह पर कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। डीजी खान का तमन खोसा, डाकुओं, इश्तिहारी मुजरिमान समेत इक़दा बराए तवान कत्ल, इक़दामी कत्ल और जना बिलजब्र के मुल्ज़िमान के लिए जन्नत बना हुआ है। शरीफ शहरियों के लिए जिंदगी गुजारना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। बीएमपी थाना कशूबा के मुल्हिका इतराफ में लादी गैंग सरेआम दंदनाता फिर रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना कशूबा के इलाके में एक और छोटू गैंग तश्कील पाने लगा। लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श की शादी की तकरीब में शिरकत और ममनुआ जो असला है उससे अंधाधुंध फायरिंग, जबकि इलाके में लोगों को रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो चलाए जाने की तरबियत भी दी जा रही है। बात करें डेरा गाजी खान की, यानी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का आबाई जो इलाका है वो डाकुओं की जद में इस वक्त। डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का थाना कशूबा अमलन लादी गैंग के हाथों यरगमाल बना हुआ है। लादी गैंग के सरबरा खुदाबख्श लादी, जिसके खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती और पुलिस से मुकाबले के दर्जनों मुकदमात मुतादिद थानों में दर्ज हैं। लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श ने थाने से चंद फरलांग के फासले पर शादी की तकरीब में शिरकत की और ममनुआ असलहे से सरेआम फायरिंग भी की। न सिर्फ ये बल्कि लादी गैंग ने इलाके में जराइम और ममनुआ असलहा समेत रॉकेट लॉन्चर्स तक के इस्तेमाल की तरबियत देना शुरू कर दी है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। बज़ाहिर यूं लगता है कि यहाँ पर छोटू गैंग के बाद अब एक और नया गैंग तश्कील पा रहा है। कशूबा की हदूद में आए रोज मुख्तलिफ इलाकों से जराइम पेशा गिरोह के खतरनाक अराकीन जदीद असलहे से लेस दिन दिहाड़े बेखौफ खतर आते जाते नजर आने लगे हैं। डेरा गाजी खान में तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर बीएमपी थाना कशूबा वाक़ा है और थाने की हदूद में डेरा गाजी खान डिवीजन समेत सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध के खतरनाक जराइम पेशा गैंग के अराकीन ने अपनी आमदोरफ्त बनाकर मकामी लोगों के साथ ताल्लुकात भी जोड़ लिए हैं। इसी तरह डेरा गाजी खान जिले में दहशत की अलामत समझे जाने वाला लादी गैंग, जिसने न सिर्फ बीएमपी जबकि पंजाब पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों को निशाना बनाकर बलूच लीवी और पंजाब पुलिस के मुतादिद नौजवानों को भी शहीद किया है। इसी लादी गैंग के खिलाफ 100 से जायद न सिर्फ मुकदमात दर्ज हैं, बल्कि ये गैंग इलाके को पुलिस समेत बीएमपी फोर्स के लिए नो गो एरिया भी बना चुका है। इलाका इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल से इलाके में बाहर हो चुकी है। हैरत अंगेज बात यह भी है कि कत्ल, डकैती, राजनी और दीगर खतरनाक मुकदमात में लादी गैंग इंतहाई मतलूब है, मगर इसके बावजूद मकामी पुलिस ने किसी एक मुलजिम को ताहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं किया। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए डेरा गाजी खान से बशीर चौहान, नुमाइंदा न्यू न्यूज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। मुझे ये बताएगा कि ये छोटू गैंग ने तवील अरसे तक कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म किए रखा है, अभी कोई लादी गैंग सामने आ रहा है, क्या कार्रवाइयां हुई हैं अब तक, क्या कार्रवाइयां की हैं, ये लोग कब से यहाँ पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, कुछ पता चला? देखिए, छोटू गैंग तो एक महदूद कच्चे के इलाके तक मैं समझ लें कि महदूद था, लेकिन अच्छा, लादी गैंग एक वसी इलाके में अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। ये लोग कबायली इलाका से मैदानी इलाका, पंजाब, इवन के बलूचिस्तान या राजनपुर तक जाके कार्रवाइयां कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज हैं। ये मैदान में खुलेआम आते हैं। सवाल ये है कि अगर कबायली इलाके से ये लोग जब सेटल्ड एरिया में आते हैं जहाँ पुलिस फोर्स है, तो इनका असला कैसे उनकी नजर से पोशीदा रहता है। ये वहां से बंदे उठा के ले जाते हैं, मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं। रिसेंटली इन्होंने ट्रैक्टर, गंदम से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रालियां छीन ली। अब ट्रैक्टर ट्राली एक छोटी चीज नहीं है जिसको कहीं ले जाके आसानी से छुपाया जाना मुमकिन, लेकिन बीएमपी एहलकार वहां जाके कोई कार्रवाई इनके खिलाफ ना कर सके। जो सिटिंग एसएचओ है थाना कशोबा तुफैल मस्तोई, ये पहले भी बारहा यहाँ पे एसएचओ रहे। नहीं तो क्या चौहान साहब बहुत ज्यादा, क्या इनके पैर बहुत जम चुके हैं, बहुत मजबूत हैं, जो कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो सकी? जी यकीनन ऐसा ही है कि बज़ाहिर यूं नजर आता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस गैंग से खौफजदा हैं। अदरवाइज 10-15 अफराद को कार्डन करके गिरफ्तार कर लेना या उनसे मुकाबले में उनको मार देना, ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। फिर उनकी आजादाना आमदोरफ्त है। कबायली इलाका में भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस बना रखे हैं
وہ اپنی ویڈیوز خود اپلوڈ کرتے ہیں. ڈی جی خان شہر میں آ کے انہوں نے ویڈیوز بنائی, وہ اپلوڈ کر دی گئی. تو یقیناً ان کے کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی ہوں گے. اگر ادارے سنجیدگی سے کام کرنا چاہیں گے تو یقیناً اس پہ اس گینگ کی بےکنی ممکن ہوگی. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پنجاب سے لاہور سے چرائے جانے والے, چھینے جانے والے موٹر سائیکل اسی علاقے میں آ کے برآمد ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیف ہیون بن چکا ہے, اغوا برائے تاوان ہے. لوگوں کو اٹھا کے وہاں جا کے رکھ لیا جاتا ہے. پنجاب پولیس کے ہر ڈی پی او نے گزشتہ 4-6 سال میں جب بھی آئے انہوں نے وہاں جا کے یہ کہا کہ ہم نے ان کی کمین گاہیں تباہ کر دی, ہم نے آپریشن کیا. لیکن گینگ اپنی جگہ پہ سروائیو کر نہیں رہا ہے. تو کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے؟ کیا کسی سیاسی جماعت کی یا گروہ کی پشت پناہی حاصل ہے؟ دیکھیں, قبائلی علاقہ میں سیاسی سرپرستی کے بغیر کسی بھی گینگ کا سروائیو ممکن ہی نہیں ہے کسی طور سے. اگر ان کو سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے بے بس ہرگز نہیں ہیں صحیح کہ وہ 8-10 افراد پہ قابو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ چوہان صاحب ان کے ٹارگٹ پہ کیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ چھوٹو گینگ کی طرح کیا یہ سیکیورٹی اہلکاروں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ان کا تو سیناریو بھی زیادہ ہے, ان کی وارداتوں کا دائرہ کار بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ان کی زد پہ جو بھی آتا ہے, ایون کہ چھوٹو گینگ سے علاقے کے مقامی لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ گندم لے جاتے ہوئے 2 ٹرالیاں چھین لی. وہ وہاں کے مقامی لوگ تھے تو وہ بھی کچھ نہ کر پائے ان کے خلاف. وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے خلاف ایسا اسلحہ ہے, ایسا اکوپمنٹ ہے جس سے ادارے بھی خوفزدہ ہیں. تو عام آدمی کیا کر پائے گا, متاثرہ افراد کیا کر سکیں گے؟ اچھا, یہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی کام بھی جو ہے وہ تیزی سے ہو رہے ہیں. تو ترقیاتی کام اگر ہو رہے ہیں تو امن و امان کی صورتحال بھی یقیناً وہاں پر بہتر ہونی چاہیے. تو جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے کیا وہ بھی متاثر ہوا ہے یا ان کو بھی ابھی تک کوئی نشانہ بنایا ان کی طرف سے؟ نہیں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی کہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کو نشانہ بنایا گیا یا لیبر کو. لیکن ایک بات ابھی آپ نے کہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کا آبائی ڈسٹرکٹ, میں یہاں پہ ذرا سی وضاحت کرتا چلوں کہ کوہ سلیمان تحصیل, یہ عثمان بزدار صاحب کا آبائی گھر بارتی جو کوہ سلیمان تحصیل میں ہے. بلوچوں کے تمنات ہیں جن کو آپ آسان زبان میں کالونیز کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو آبائی گھر ہے وہ اسی کوہ سلیمان تحصیل میں ہے جہاں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اور ان کے بھائی یہاں سے چیئرمین منتخب ہوتے ہیں اسی علاقے سے جہاں یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ چوہان صاحب کے اس گروہ کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو ماضی میں انکاؤنٹر بھی کیا گیا ہے. جی, ایسا ہوا ہے کہ ان کے 4-6 افراد مارے گئے ہیں. بالخصوص ایک واقعے میں پنجاب پولیس نے بہت اچھی پیش رفت دکھائی تھی جب ان کے ایک گینگسٹر کو توسا میں ایک نشانہ بنا کے قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی, ریکی کی گئی, وہ آئی ٹی کے ذریعے اس کو ٹریک آؤٹ کیا گیا. ریسنٹلی ان کے 3 فیسیلیٹیٹر بھی مارے گئے لیکن وہ قبائلی علاقہ میں مارے گئے تھے. لیکن گینگ اپنی جگہ پہ سروائیو کر رہا ہے. ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں جسے احساس ہوتا ہے کہ وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں. ان کے آئی پی ایڈریسز یقیناً ہوں گے, ان کو ٹریک کرنا ناممکن نہیں ہوگا. اور یہ راکٹ لانچر والی جو ویڈیو ہے یہ تو بڑی تشویشناک قسم کی بات چوہان صاحب آپ نے بتائی کہ سوشل میڈیا, تو پھر سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ پھر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا سائبر کرائم ہے وہ کہاں پر ہے, وہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ پولیس سے جو موقف آپ نے بھی لینے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے, آخر یہ کیوں اتنے مضبوط ہیں کہ جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے بھی ان کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے ان سے؟ جی, پولیس ہو یا بارڈر ملٹری پولیس, وہ دونوں ان کے آفیشلز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ملبہ اور ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو راکٹ لانچر فائر کرنے والی ویڈیو ہے اس کے حوالے سے بی ایم پی کے ایک سینئر آفیشل نے مجھے یہ کہا کہ یہ بی ایم پی ایریا کی نہیں ہے, یہ پنجاب ایریا میں. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ پنجاب ایریا میں اگر راکٹ فائر کیا جاتا ہے تو وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا, لوگ اس بات کو پسند کریں گے. لیکن ان کا اصرار تھا کہ نہیں, یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے. اچھا, اگر علاقہ نہ بھی ہو, انہوں نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا نا کہ یہ ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے, ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. دیکھیں, راکٹ لانچر چلایا جانا ممکن ہے, اس کی بات درست ہو, لیکن اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے محفوظ ٹھکانے سیف ہیون جو ہے وہ ٹریبل ایریا میں, تھانہ کشوبہ کے علاقے میں. اور یہ شادی کی فائرنگ والا واقعہ تھانہ کشوبہ سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ اگر فائرنگ ہو رہی ہے, کیا پورے پاکستان میں ایسے مقدمات نہیں ہوئے کہ شادی پہ فائرنگ ہوئی تو دلہا گرفتار ہو گیا,
यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी तक बीएमपी वालों ने इनके हवाले से कोई मुकदमा नहीं दिया कि वहाँ पे हवाई फायरिंग का वाकया पेश आया, और ये असला भी कोई आम क्लाशनकोफ राइफल नहीं थी, हैवी वेपन है जिससे वो खुदा बख्श फायरिंग कर रहा है। उसके बावजूद बीएमपी ने ताहाल इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो इससे क्या मुराद लिया जा सकता है कि वो खौफजदा हैं, कमजोर हैं? ठीक है बशीर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। हमें जो लादी गैंग के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे थे बशीर चौहान साहब, हमने मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पर रब्ता करने की कोशिश की है, पुलिस से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन एक हेजिटेशन है इस इशू के बारे में बात करने को लेकर के। बात नहीं करना चाह रहे लोग, टीवी पर नहीं आना चाह रहे। शायद इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गैंग जो है इसके कदम वहाँ पर कितने मजबूत हैं, या कितना ये मजबूत है, और कितनी अहम किस्म की सियासी पुष्टपनाही जो है वो इसको हासिल होगी अगर इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। या पुलिस के हवाले से भी जिस तरह बशीर चौहान साहब ने कहा कि पुलिस भी जो है वो बेबस नजर आती है, मतलब कुछ भी ये कर लें इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई उस तरीके से अमल में नहीं आती, या कानून हरकत में आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। फिर जिस तरह कि मैंने पूछा कि पुलिस ने आपको क्या मौक़िफ़ दिया, बिकॉज टीवी पे बात करने पे तो वो रिलक्टेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिनाई कर दिया, इस फुटेज को ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी डोमेन में नहीं आती, ये हमारे इलाके की फुटेज नहीं है, ये पंजाब की तरफ की कहीं की फुटेज है। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डेरा गाजी खान के उसी इलाके के मनाजिर हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लादी गैंग एक ग्रुप है जिसकी कार्रवाइयाँ मुसलसल वहाँ पर तेज़ हो रही हैं, और हुकाम को यकीनन चाहिए कि वो इस तरह की किसी भी शरपसंद अनासर जो मुल्क के किसी भी हिस्से में पनप रहे हों, ख़ास तौर पर ये तो उस्मान बुज़दार साहब का इलाका है, तो वहाँ पर तो इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अवाम के लिए आज एक अच्छी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के लिए मुसलसल दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 2.32 रुपए तक की कमी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना हमाद अजहर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा दादोशुमार में यह बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में कमी करने की मंजूरी दे दी है। फी लीटर पेट्रोल ₹1.79 सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर ₹2.32 की कमी की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 2.6 रुपए की तनज़्ज़ुली देखी गई है, और लाइट डीजल का तस्करा अगर किया जाए तो उसकी कीमत में फी लीटर 2.21 रुपए की कमी की गई है। इन तब्दीलियों के बाद फी लीटर पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 108.56 रुपए हो गई है। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 110.76 रुपए हो गई है। नई कीमतों का जो इतलाक है वो रात 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। इससे पहले 15 फरवरी के बाद से अब तक 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया गया था, जबकि यकम अप्रैल को भी कीमतों में कमी की गई थी। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर यह भी है कि स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। मजमूई तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 23.22 अरब डॉलर हो गए हैं। मरकजी बैंक की जानिब से जारी दादोशुमार के मुताबिक 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें 2.54 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के पास 16 अरब 10 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 11 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। जहां ये 2 अच्छी खबरें आपके साथ शेयर की हैं, वहीं अवाम के लिए बुरी खबर यही है कि इन आदादो शुमार का फायदा जो है वो अवाम को नहीं मिल रहा। अच्छी खबरें सुनाई जरूर दे रही हैं, मगर महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, और ये शरह जो है वो 19% तक जा पहुंची है। हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजार लगाए गए, मगर मुतादिद बड़े शहरों में ये सस्ते बाजार फाल ही नहीं हो सके। अवाम को महज तिफल तसल्लियां ही दी जा रही हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है। शहरी इक़्तिदार ही की बात अगर कर ले तो इस्लामाबाद में रमजान मुबारक के दौरान महंगाई का एक नया तूफान आया हुआ है। सस्ते बाजार आम मार्केटों से भी महंगे हैं। सब्जियों और फलों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं, तो आटा और चीनी तो दस्तयाब ही नहीं है। इस्लामाबाद G7 में लगाए जाने वाले सस्ते रमजान बाजार की बात करें तो आम मार्केट में आलू 48 रुपए किलो, तो सस्ते बाजार में 51 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज दुकानों पर 28 रुपए किलो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 31 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी आम दुकानों पर 110 रुपए, लेकिन सस्ते बाजार में 150 रुपए किलो है। अदरक 352 रुपए, तो सस्ते बाजारों में 378 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। बड़ी
عجیب و غریب قسم کا یہ سستا رمضان بازار ہے، کیونکہ اس کی قیمتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اگر اتنی قیمتیں آپ نے دینی ہے تو پھر کسی غریب کو کیا فائدہ کہ لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ آپ سے سودا لے گا۔ نمبرز کا یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب حکومت کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں کہ اتنے رمضان بازار ہم نے لگا دی ہیں اور اتنی سستی اشیاء جو ہیں وہ وہاں پر مل رہی ہیں۔ جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا اور جب یہ والے نمبرز حکومت بتاتی ہے جی کہ ہمارے تو بڑا بہتری ہوگی ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو بھائی چیزیں بھی تو تب سستی ہونی چاہیے نا، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حکومت فوری طور پر اس کو حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اگر قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تو مہنگائی بھی تو کم ہونی چاہیے، اس کے اثرات ہر شعبے میں دکھائی دینے چاہیے تاکہ عام آدمی کو ایک ریلیف جو ہے وہ مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔